मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर। ऐसा कैसा करते हो यार, कितना बड़े जुर्म करते हो तुम लोगों ने। चलो मत बताओ, मैं सब पता लगा लूंगा धीमे धीमे। तो हम जब कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, इसमें अटेंडेंस नहीं आ रही है। ये हम लोग के बहुत ऑप्शन नहीं आ रहा है।
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से मैं देखता तो आपको वेट करना पड़ा मेरा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग जल्दी ही। तो मुझे याद है कि हम लोग उस दिन जो पढ़ रहे थे वो कुछ क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन के बारे में। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो जो चैप्टर होगा, मैंने शायद आपको, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे काम करता है, वो मैंने आपको बताया था। आज हम लोग उसमें एक बात सामने आई थी कि जब स्पीड नीचे मिनिमम √5 GR होती है, तब वो उसकी स्पीड टॉप पर √GR होती है। यानी कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए the speed should be at least √GR at the top of motion. It should be okay. ये अपने को मालूम होना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो समझिए। ओके, तो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। बच्चों ये बताओ, आप में से कोई अटेंडेंस ले सकता है क्या अभी जल्दी से? प्यारे बच्चों, आप में से कोई अटेंडेंस ले सकता है क्या? यस सर, 2 मिनट लगेंगे। कौन है? खुशी। खुशी, हाँ बेटा, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले लो, है ना, ले लो, यस सर। है ना, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाते में ले लेना, ठीक है ना। और बेटा मुझे सेंड कर देना उसको, CSV में लेना बेटा, है CSV में। यस सर। ओके, सो आज हम लोग बेटा इसका जो नया पार्ट है वो पढ़ना चाह रहे थे। अब वो पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा, और नाम है उसका सेंटर ऑफ मास। इसका नाम क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन यहाँ बेटा ये उठता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आने वाली है अपने को कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ओके, ठीक है, देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। नाम से ही लग रहा है बेटा कि मास का सेंटर। ओके, अब फिर क्वेश्चन है कि मास का सेंटर कैसे हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास, मान लो ये मोबाइल है, तो यदि मैं इसको कहीं ऐसे टिकाऊंगा, ये देखो ये मैं इसको टिकाया, ये टिक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ लगभग। ओके, मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि पूरी जो बॉडी है आपके पास, उस बॉडी मतलब किसी बॉडी के अंदर वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम पूरे बॉडी के मास को कंसंट्रेट होने को एज्यूम करते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि भैया यहाँ पर 100% यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया ये जो है इसको मैं कहूँ कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सेंटर पर बन रहा है, ठीक है ना, ये है इसका मतलब। अब आगे, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वो देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास यानी कि जिस जगह पर आपको ये लगता है कि बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेट है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास।
लिखिए, if we apply an external force दिशा, Yes, sir. क्या आप भी अटेंडेंस लेने की स्थिति में हो? Yes, sir. तो बेटा तू भी लेकर मुझे भेज दे। Okay, sir. ओके, हाँ, if we apply an external force to such a system, if we apply an external force to such a system, it is possible to find one point in the system which will move in the same way as a single particle of mass, equal to the sum of the masses of all the particles of mass equal to the sum of the masses of all the particles in the system would move when subjected to the same external force. This point is called the center of mass of the body. ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी सिस्टम में दो पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। फिर हम बात करेंगे उसमें n पार्टिकल है तो कैसे निकालेंगे। तो नया आज की हेडिंग है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, ये ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर ये दो पार्टिकल हैं, एक ये मान लो एक ये, दो पार्टिकल। ठीक, दो पार्टिकल, इसका एक का मास हम लोग ये m1 मास, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r मास सेंटर पॉइंट 6 और इसका r2
और इन दोनों का तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एक के बीच में आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा, बीच में नहीं जाएगा। मान लीजिए कौन सा है, इसको बोले सेंटर ऑफ मास। ठीक, इसका जो पोजीशन होगा वो यहाँ को वेक्टर r1 होगा, वेक्टर r2 होगा। मान लो ये वेक्टर rcn, वेक्टर rcn, ठीक, ये बना लीजिए, इसको डायग्राम को बना लीजिए, बन जाए तो मुझे बोल देना। बन गया? Yes, sir. लिखिएगा। Let us consider Yes, sir. a system of two particles of masses m1 and m2 and let vector r1 and vector r2 be their position vectors. ठीक, now we define a point Cm, the center of mass of the system, whose position vector vector RCM is given by RCM is equal to M1 vector R1 plus M2 vector R2 upon M1 plus M2. Of vector RCM is equal to M1 vector R1 plus M2 vector R2 upon capital M. Capital M. Where capital M is equal to M1 plus M2 is equal to the whole mass of the system. Sorry, mass of the whole system. Sorry, mass of the whole system. Similarly, we can
find that we can find that center of mass of n particle system, center of mass of n particle system. सर आवाज n पार्टिकल सिस्टम, यानी कि इसमें तो दो थे, मान लो उसमें कितने हैं n पार्टिकल, तो क्या नोटिस किया वैसे ये वेक्टर RCM is equal to वेक्टर L1 प्लस L1 वेक्टर R2 प्लस लास्ट में MN और वेक्टर RN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस MN, ठीक है, और वेक्टर R CM is equal to M1 वेक्टर R1 M2 वेक्टर R2 प्लस MN वेक्टर RN अपॉन कैपिटल N, और here कैपिटल N कितना है भाई M1 प्लस M2 और प्लस M3, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मास। ठीक है बच्चों, अब आगे, अब देखो बेटा यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात सामने आएगी आपकी कि हम लोग एक्चुअली ये पढ़ क्यों रहे हैं सेंटर ऑफ मास। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान लो ये मोबाइल है और इस मोबाइल को मुझको घुमाना है ऐसे ऐसे, तो कैसे संभव है, यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से यहाँ से, कहाँ संभव है बताओ इजीली। सर सेंटर से बिल्कुल सही बात है, सेंटर से है। तो जो सेंटर है ना एक्चुअली वही सेंटर ऑफ मास होता है, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसी जगह पर कि यहाँ पर कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में हो आवश्यक नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जिस जगह पर भी सेंटर ऑफ मास है तो वही एक्चुअली जगह होगी जहाँ से हम उस बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। तो उस रोटेशनल मोशन में मैंने चीज घूमेगी, सर्कुलर मोशन ये था और ये जो अपने ही एक्सिस में घूमती है उसको हम बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, व्हाट इज दिस, दिस इज सर्कुलर मोशन। अर्थ रिवॉल्व ऑन एक्सिस, व्हाट इज दिस, दिस इज रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन जो होता है परफेक्टली वो सिर्फ रिजिड बॉडी में होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो रिजिड मतलब जो हार्ड हो, तो ये कहा जाता है एक्चुअली कि रिजिड बॉडी वो होती है बच्चों जिस पर कितना भी फोर्स लगा दो और इसके बावजूद भी उसके शेप और साइज में कोई अंतर नहीं आता, तो उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या ऐसी भी बॉडी होती है?
ऐसी कोई बॉडी आपको पता है? किसी को पता है? रोनित, रोनित यस सर। मालूम है? यस सर, रिजिड बॉडी होती है ना सर। सर सॉलिड सॉलिड स्पेल ले लेंगे। और कोई? जीतू जी? सर नहीं पता। कोई बात नहीं। एक्चुअली में ऐसी कोई बॉडी होती ही नहीं है। एक्चुअली में ऐसी कोई बॉडी होती ही नहीं है जिस पर कि हम फोर्स लगाएं वो ना दबे, भले ही कम हो। ये कहते हैं कि यदि हम कितना भी फोर्स लगा दें, कितना भी फोर्स, फिर भी उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में सेपरेशन ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं है। फिर भी हमको लिखनी है डेफिनेशन, तो लिखिएगा। हेडिंग होगा आपका रिजिड बॉडी। A rigid body is defined as a rigid body is defined as a body that is non-deformable. That is non-deformable and the separation between all pairs of particles and the separation between all pairs of particles in it remain constant. ठीक है सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर क्या दीजिए। बेटा? रमेशा, सर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। फिर से बोल दूं? यस सर। ओके, देखिएगा। A rigid body is defined as the body that is non-deformable, and the separation between all pairs of particles in it remain constant. एक बात याद रखना बेटा, जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बॉडी के अंदर हो। कभी कभी ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि वो ठीक बीच में हो, वो दाएं बाएं भी हो सकता है। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज डिपेंड ऑन द शेप and size of the body as well as distribution of mass also. वो जो मास है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक ऐसी एक शीट है, ये शीट है, ट्रायंगल शीट है, और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। फिर आपसे पूछे कि बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप कहेंगे हम बता रहे हैं आपके लिए, ये यहाँ से लाइन ड्रा होगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ये जो होगा ना, ये सेंटर ऑफ मास होगा।
ध्यान रहे ये एक ज्योमेट्री का शेप है, नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या बोल दिया है कि शीट बिल्कुल एक सी है। अब मान लो शेप तो ट्रायंगल होता, मगर वो यहाँ पर पतली होती, यहाँ भी पतली होती, यहाँ पर मोटी होती, इस जगह तो मोटा होगा, तो फिर तब भी सेंटर ऑफ मास वही होता नहीं होता, फिर सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बदल जाता। सो वन थिंग रिमेंबर ऑलवेज, सेंटर ऑफ मास मे बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, नंबर 1। नंबर टू remember always it is depend on the distribution of mass, यानी कि जो मास है, वो जो शीट है या जो बॉडी जो भी है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक शीट है, तो इसका भी निकाल दो, कैसे निकालोगे? ये लो ये निकाल दो, है ना? तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो बेटा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सेंटर, हमने कहा कि ये जो रिजिड बॉडी होती है वो सेंटर ऑफ मास उसका होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या सेंटर ऑफ मास लिक्विड का नहीं हो सकता, गैस का नहीं हो सकता? आंसर है हो तो सकता है, मगर वो वेरिएबल रहता है, हमेशा वो हमेशा वेरिएबल रहता है, ऑलवेज। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर इस जो मैंने अभी आपको लिखवाई है डेफिनेशन एक बॉडी की, कि तो इस हिसाब से तो कोई भी बॉडी हो ही सकती, यस, लेकिन हम क्या करें? तो फिर उसको ठीक किया गया, इसे आपको समझाने के लिए है कि हम रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जो रोटेशनल मोशन में आने पर उसके शेप और साइज में अंतर नहीं आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल नेहा, यस सर। बेटा मान लो कि आपके पास एक बकेट में पानी भरा हुआ है, आधी बकेट में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल लेवल है उसका, ठीक है ना? अब मैंने आपसे कहा कि इसको ऐसे घुमाओ, तो आप क्या मैसेज, तब तो क्या वो पानी घूमेगा? यस सर। उसकी स्थिति क्या होगी, ये आइडिया है आपको? सर मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में हमने उसको घुमाया उसी में घूमती रहेगी। मैं बता रहा हूँ उसमें एक अंतर आएगा। आप देखना कि जब उसको पानी घुमाते हैं तो बीच में छेद हो, ऐसा लगता है कुछ दब गया पानी, राइट? हाँ सर। हाँ हाँ, वो बीच में छेद हो जाता है, ऐसा लगता है कि छेद सा हो गया वो, है ना? और बगल से पानी सब ऊपर की तरफ उठता है, राइट? यस। हवा में कहना, कभी हवा घूमती है, कभी देखिए घूमती हवा को, तो वो नीचे से पतला होगा ऊपर से बड़ा हो जाता है ना? तो ये क्या होता है कि ये गैस और लिक्विड को जब हम घुमाते हैं तो इनका शेप बदल जाता है। जब शेप बदलेगा तो इनका सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। इसलिए हम लिक्विड और गैस को रिजिड बॉडी नहीं मानते, हम केवल और केवल सॉलिड्स को ही, हालांकि आइडियली ऑल द सॉलिड्स इज नॉट अ रिजिड बॉडी आइडियली, लेकिन हमें ये पता है कि यदि ये मान लो मोबाइल है, ये रिजिड बॉडी भी है, यदि इसको आप ऐसे घुमाओगे तो इसके शेप में अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना? इसलिए हम इसको मान लेते हैं, लेकिन आइडियली ये मान के चलना। यानी कि थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम इसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये केवल और केवल रिजिड बॉडी के लिए होता है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गिल से बिलोंग करते हैं,
एलपीजी गैस, एलपीजी आपने देखी, सबने देखी होगी, सब लोग घर में होती है, टैंकर में आप जाते हैं। आपको ये बात पता है क्या, जो ड्राइवर लोग टैंकर चलाते हैं, टैंकर ये गैस वाले या ऑयल वाले, उनकी सैलरी बाकी ड्राइवर से ज्यादा होती है। किसी को पता है बात? नहीं पता, कोई बात नहीं, ध्यान देना। सैलरी का मतलब क्या है कि दे आर मच एक्सपर्ट ड्राइवर। ध्यान देना, एक सिंपल ट्रक में माल भर के चलाना और टैंकर जिसमें ऑयल या वाटर या उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है या गैस भरी हुई है, उसको चलाना बहुत डेंजरस होता है। कोई मुझे बता पाएगा क्यों? यस, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कल जब आपसे मैं मिलूंगा तो पूछूंगा आपसे कि भैया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मुझे बताएंगे। और दिशा, खुशी, आप में से किसी ने भी अभी तक मुझको नहीं भेजी? यस सर, कर रही हूँ। सर मैंने सेव कर लिया। भेज दो, अभी कोई भी लेट मत करना, नहीं तो वो उसकी जो वो है खत्म हो जाएगी, वो उसका नाम नहीं आ पाएगा। जल्दी करो, बस बड़ा उसको सेव कर ले।